दीपक सर जी के में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक चौधरी आज आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके लेके आया हूं, जो कि आपको लॉकडाउन स्पेशल क्विज के तौर पर आपको जाना जाएगा। एक चीज़ और इसमें है, जो ऐसा नहीं है जो मैंने अगर हेडिंग डाल दिया है टारगेट एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, तो ये सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ही है। ये आपको बिहार पुलिस में भी काम आएगा, एसएससी में भी काम आएगा, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया और बैंक हो गया। मतलब कि ऑल ऑफ कंपटीशन एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैंने सिर्फ हेडिंग डाला है, जो ये टारगेट है हम लोगों का एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। ठीक है, तो इसको सारे कोई देख सकते हैं। ये वन लाइनर जीके होगा, एक लाइन में क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, अगर आप लोग को इसका आंसर पता हो तो 25 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग का आरआरबी टारगेट है, आरआरबी एनटीपीसी टारगेट है, और ये वन लाइनर जीके होगा, वन लाइनर जीके होगा, वन लाइनर जीके होगा। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते, इसका अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होती है? मतलब जो पृथ्वी पर जब घूर्णन होता है तो उसकी दिशा किस ओर से किस ओर की ओर होती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन की दिशा किस ओर से किस ओर की ओर जाती है? तो ये हो जाएगा आपको पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, जिससे आप इस चित्र में आप पा सकते हैं, चित्र में ये पा सकते हैं। जो देखिए, ये चित्र में पा सकते हैं। यही घूर्णन की वजह से, पश्चिम की और पूरब की ओर घूर्णन की वजह से दिन और रात होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, दिन और रात होता है, ये जो सूर्य का चक्कर लगाता है। इसलिए जब अगर वो पश्चिम के साइड में होता है तो इधर के आदमी को धूप मिलता है सूर्य के द्वारा, और जब ये पूरब की ओर चला जाता है तो उस ओर के आदमी को धूप मिलता है, और उस ओर और पश्चिम की ओर रात हो जाता है। तो इसका मतलब समझ गया, जो आधा जो पृथ्वी है जब पश्चिम की ओर आता है तो रोशनी में रहता है, और पूरब की ओर वाला अंधेरे में रहता है। जब जब मतलब पृथ्वी पूरब की ओर आता है तो पश्चिम वाला अंधेरे में हो जाता है और पूरब वाला रोशनी में हो जाता है। तो ये कालचक्र है दिन और रात का। यहाँ से हम लोग ये भी समझ सकते हैं जो हमारा कालचक्र दिन और रात कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी, सेबी एक संस्था, इंडियन संस्था है, जिसका पूर्ण रूप क्या है? जिसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूरा नाम है SEBI, सेबी का पूरा नाम। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और मतलब फुल फॉर्म जितना भी हो गया उसका मतलब आपको कंपटीशन के एग्जाम में, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में एक तो जरूर रहता ही है जो फुल फॉर्म आपको पूछ देगा। कोई भी संस्था का, कोई भी मतलब किसी भी तरह की कंपनी का जिसका फुल फॉर्म पूछा जाए, SBI का, CBI का, एनीबॉडी, मतलब कुछ भी आपसे मतलब आपको पूर्ण रूप पूछ सकता है, पूरा नाम पूछ सकता है, शॉर्ट नेम देके पूरा नाम पूछ सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा जो आप लोगों के लिए एक ऐसा क्लास ले आऊं जिससे आप लोग पूरा का पूरा पूर्ण रूप वाला वहां से कवर हो सके। ठीक है, ये वन लाइनर है, 50 क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है? भारत में जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो आप लोग को जैसा कि पता होगा, नेवी का अलग उच्च कमांडर होता है, थल सेना का एक अलग उच्च कमांडर होता है, और जल सेना का एक उच्च कमांडर होता है। अब ये तीनों को मिला के
एक और कमांडर का निर्माण किया गया है, जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जो उसको क्या बोला जाता है, लेकिन इन तीनों के हाथ में, तीनों का एक बल एक मुट्ठी में किया गया। और ये सारे को अपनी मुट्ठी में कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। कौन रखता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखता है। कौन रखता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन हो चुका है, चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जिसने अपने पद से इस्तीफा दिया था? मतलब ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो पहले मतलब फर्स्ट जो अपने पद से इस्तीफा दिया था, पद को त्याग दिया था? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस? बताइए। तो ये हो जाएगा आपको, ये 20 सेकंड है जो ये इशारा कर रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको 20 सेकंड में पूरा करना और कंप्लीट करना है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि समय आपको मैथ में देना है अधिकतर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरजी देसाई। मोरजी देसाई जी जो है पहले भारत के प्रधानमंत्री बने जिसने अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपको 5वां नंबर क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले अलग अधिकार था, वो आपको मूल अधिकार में आता था। संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार में आता था। ठीक है, तो संशोधन करके 44 में संशोधन करके उसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार में रख दिया। इस पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जो सर क्यों, मतलब संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को छोड़ हटा के आपको कानूनी अधिकार में तब्दील कर दिया। तो इस पर एक विशेष क्लास चलेगा जिसमें आपको सिर्फ ये बताया जाएगा, 44वें संविधान संशोधन के बारे में आपको कुछ नॉलेज दिया जाएगा और क्यों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत प्रवाह की शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो विद्युत शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो गैल्वेनोमीटर जो है आपको विद्युत की शक्ति मापता है। शक्ति मतलब कि शक्ति उसका स्ट्रेंथ मापता है, जो उसका ताकत क्या है वो मापता है, गैल्वेनोमीटर मापता है। ठीक है, और विद्युत धारा को कौन मापता है? विद्युत धारा को एम्पियर मापता है। कौन ना मापता है? एम्पियर। प्रतिरोध को ओम। ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने 2-3 बता दिया, और भी है बहुत सारे हैं इसमें, तो आप लोग पढ़ सकते हैं आगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6ठे नंबर क्वेश्चन पर हो गया है, 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए जो भारत में जो नागरिक पुरस्कार कौन कौन सा है। भारत में आपको बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे कि हो गया आपको खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार। खेल रत्न हो गया आपको, खेल में सर्वोच्च पुरस्कार हो गया खेल रत्न। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, और बहुत सारे हैं। लेकिन उस सब में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है आपको वो भारत रत्न हो जाता है। क्या हो जाता है? भारत रत्न हो जाता है। भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपको, HTT का पूर्ण रूप क्या है? HTT का पूर्ण रूप क्या है? बताइए इसका आंसर। ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका पूर्ण रूप होता है। मैंने पहले ही कहा था जो आप लोगों को ये पूर्ण रूप आपको जरूर पूछा जाता है, खास करके आपको CGL के एग्जाम में आपको ये पूर्ण रूप जरूर पूछा जाता है। और यहाँ तक कि मैंने देखा है
कभी कभी 2-2 3-3 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं और एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है किस खेल से है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से संबंधित है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है आपको पूछा जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन, जो वो किस देश के रहने वाले हैं? रोनाल्डो जो है किस देश के रहने वाले हैं? तो ये आपको पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल के रहने वाले, ठीक है, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसी के कैटेगरी के देखिए, पूरी दुनिया में अभी 3 ऐसे फुटबॉलर है जिसका पूरी दुनिया में नाम चलता है। एक तो हो गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक हो गया लियोन मेसी और एक हो गया आपको नेमार। ये तीनों जो है, और ये फुटबॉल में अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो ये तीनों से ही पूछा जाएगा। अगर फुटबॉल की बात करें तो इसमें 3 खिलाड़ी हो गया, रोनाल्डो जी हो गए, मेसी जी हो गए और नेमार जी हो गए। ये 3 जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है। ठीक है, इसमें आपको रोनाल्डो हो गए पुर्तगाल के, और लियोन मेसी हो गए अर्जेंटीना के, और नेमार हो गए आपको ब्राजील के। ये आपको फुटबॉल में कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो गए। और अगर आपको क्रिकेट, फुटबॉल के बाद अगर किसी खेल का नाम आता है तो वो क्रिकेट आता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने वाला खेल है फुटबॉल, लेकिन नेक्स्ट दूसरे नंबर पर है क्रिकेट। अगर क्रिकेट की बात आएगा, क्रिकेट के आपको खिलाड़ी के बारे में, अगर टॉप खिलाड़ी के बारे में पूछेगा दुनिया में, तो आपको पूछेगा विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर और जसप्रीत बुमराह। ये 6-7 खिलाड़ी है, इसके बारे में आपको अधिकतर पूछेगा। और MS धोनी के बारे में भी पूछ सकता है क्योंकि वो बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो क्रिकेट से इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। क्रिकेट से आपको पूछे जाएंगे जो पट्टी जो होता है 22 गज का पट्टी, वो कितने मीटर का होता है, कितने सेमी का होता है, ये सब पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम लोग बहुत बात कर लिए हैं इस विषय में। बात क्या, इसमें सीख है हम लोगों के लिए, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीख मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रिकेट का बात की और क्रिकेट का आ गया। देखिए सवाल इस प्रकार से है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? आपको सचिन तेंदुलकर है। कौन है? सचिन तेंदुलकर जी जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है, चाहे वनडे हो टेस्ट हो, ये दोनों में सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और दूसरे नंबर पर वनडे में बात करें तो वनडे में आपको विराट कोहली है। ठीक है, और सेंचुरी के मामले में भी सचिन तेंदुलकर से आगे कोई नहीं है। सेंचुरी भी, शतक भी सबसे अधिक सचिन तेंदुलकर ने ही ठोका है, जिसे 100 शतकों का शतक कहा जाता है। ठीक है, और उसके पीछे विराट कोहली है जो कि अभी 75-76 शतक ठोक के दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और इसमें आपको सर्वाधिक रन बनाने वाले की सूची में वनडे में मुझे लगता है जो कुछ सालों के बाद विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के प्रथम स्थान पर काबिज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का राष्ट्रीय जो विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? इसका आंसर आप लोग बताइए। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया? मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के दिया है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा भी स्टूडेंट होंगे जिसको हिंदी में नहीं हो पा रहा होगा, हिंदी नहीं पढ़ पा रहे होंगे, जो CBSE बोर्ड से होंगे, वो इंग्लिश में अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो हर बार ऐसा नहीं कर सकता हूँ जो मैं दोनों भाषा पढ़ूँ, लेकिन आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों भाषा में हमेशा लिखता हूँ। ठीक है, बताइए इसका आंसर। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, भारतीय प्रधानमंत्री। तो अभी अगर पूछा जाए, अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो भारत के विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होगा। कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म अवतार का निर्देशन किसने किया है? फिल्म अवतार जो है उसका निर्देशन किसने किया है? हु डायरेक्टेड द मूवी अवतार? अवतार मूवी में आशा करता हूँ आप लोग देखे होंगे, बहुत इंटेंटेन मूवी है, मैंने देखा है। ये मूवी एक आपको प्लैनेट के रूप में बताता है, जो किसी प्लैनेट के बारे में बताता है। जैसे कि मान लीजिए आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहानी, दिलचस्प कहानी बताता हूँ। यहाँ पर मतलब पृथ्वी पर तो देख ही रहे हैं जो अलग अलग खोज किया जा रहा है, जो दूसरे ग्रह पर कैसे जाया जाए। इसी तरह की खोज में दूसरे ग्रह पर जाया गया और वहाँ पर एक एलियन के टाइप्स का जीव मिला जो कि बोल भी सकता था। तो दुनिया ने इस प्रकार का मशीन डेवलप किया कि उसी के जाति का किसी को मतलब सुला के एक मशीन में और उसी के जाति का एक डेवलप करके उससे बात करने के लिए भेजता था। तो इस प्रकार का कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। आप देखिएगा तो सही में बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा, और ज़रूर देखिएगा अवतार मूवी। ये भारतीय सिनेमा का अवतार नहीं, डाउनलोड कर लीजिएगा अवतार मूवी, जो कि इंटरनेशनल मूवी है। तो इसका आपको निर्देशन किसने किया है? जेम्स कैमरून ने किया है। जेम्स कैमरून का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने इतनी अच्छी मूवी को डायरेक्ट किया है और इतने अच्छे तरह से उनको कंटेंट को दिया है, आपको लगेगा ही नहीं जी ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ठीक है, ये होता है हॉलीवुड मूवी का कुछ खासियत होता है, जो कि हमारे हिंदी मूवी से कुछ अलग रहता है, क्योंकि इसमें जो भी दिखाने का कोशिश करता है वो ओरिजिनल, जैसे कि आप लोग एनाकोंडा में देख चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी चैनल तैरने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंग्रेजी चैनल तैरने वाली पहली भारतीय महिला, अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली जो पहली तैराकी महिला थी, भारतीय महिला कौन थी? वो आरती शाह थी। आरती शाह ने अंग्रेजी चैनल को तैरने वाली प्रथम महिला का इनको दर्जा मिला है। कौन है ये? आरती शाह हो गए, आरती शाह जी। ठीक है, ये इंग्लैंड में जाके भारत का नाम रोशन करने वाली पहली महिला बनी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। हरा रंग होने का मुख्य कारण जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। यहाँ पर तो हम लोग एक क्वेश्चन तो सीखे जो पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है, जो सबसे अधिक क्लोरोफिल किस रंग में पाया जाता है, किस कलर के पत्ती में पाया जाता है? तो लाल रंग के पत्ती में सबसे ज़्यादा लाल रंग के पत्ती में सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है। लाल रंग के पत्ती में सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपको मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल किला पूछ देगा, तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। और पूछ देगा आपको आगरा का ताजमहल कहाँ है, तो वो आपको उत्तर प्रदेश में है, मतलब कि आगरा में है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत ने दूसरी बार MS धोनी की कप्तानी में ICC विश्व कप जीता? तो ICC क्रिकेट विश्व कप दूसरी बार भारत ने 2011 में 83 वर्षों के बाद जीता। कितना? 83 ईयर्स एगो, मतलब 83 ईयर के बाद, बहुत सालों के बाद भारत ने 2011 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ICC वनडे विश्व कप जीता गया। उस दिन शायद ही मुझे लगता है जो कोई आदमी दुखी होगा, सारे के सारे आदमी जश्न में डूबे हुए थे। नेक्स्ट है, देखिए किसने अधिक से अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो सबसे अधिक विश्व कप नेमार की टीम ने जीता है। ये ब्राजील ने जीता है। ब्राजील जो है वहाँ हमेशा से पोले भी शायद पोले भी ब्राजील के ही खिलाड़ी थे,
जो देखिए पूरे दुनिया में सबसे अच्छे से अच्छे फुटबॉलर आपको ब्राज़ील से मिलेंगे। अभी भी मैंने बताया जो ब्राज़ील का नेमार है, जो कि पूरी दुनिया में टॉप 3 फुटबॉलर के नेम में आते हैं। तो सबसे अधिक फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला टीम कौन सा है? ब्राज़ील है, ब्राज़ील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो संसद में जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा 14 सदस्यों को मनोनीत किए जा सकता है। 14 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। संसद होगी आपको राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों मिला के संसद बनता है। ठीक है, तो इसमें 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में 1 MB मेगाबाइट मेमोरी कितने बाइट के बराबर होती हैं? 1 MB जो है आपको कितने किलो मेगाबाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 KB के बराबर होते हैं। 1024 KB के बराबर होते हैं। ठीक है, 1024 KB के बराबर होते हैं। 1024 KB के ये बराबर होते हैं। 1 MB 1024 KB के बराबर होते हैं और 1 GB 1024 MB के बराबर होते हैं। 1 GB जो है आपको 1024 MB के बराबर होते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के नीचे ध्वनि मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। पानी के नीचे ध्वनि मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है तो हाइड्रोफोन है। हाइड्रोफोन जो है पानी के नीचे का ध्वनि मापने के लिए काम आता है। पानी के नीचे ध्वनि मापने के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र रोगों को वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। नेत्र रोग के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ये आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी अधिकतर बार बार पूछा जाता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया देश ही है। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया देश ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो ओपेक का पूर्ण रूप हो जाएगा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो इसका इंग्लिश में वर्जन हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, OPEC का फुल फॉर्म हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि मैंने इस पुस्तक को एक बार पढ़ा है। मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास ये पुस्तक था तो मैं उससे, क्योंकि वो CBSE बोर्ड से पढ़ता है तो इसलिए उसके पास था तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन बहुत अच्छी पुस्तक था। तो इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर एक महान और बहुत ही बड़े लेखक थे जिसके बारे में कोई गिनती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। बरमुंडा ट्रायंगल्स या डेविल्स ट्रायंगल्स किस स्थान पर स्थित है? ये जो है आपको बरमुंडा ट्रायंगल्स के बारे में आप लोग सुने होंगे क्योंकि यहाँ पर बरमुंडा ट्रायंगल्स पर बहुत सारे रहस्य छुपे हुआ है जो कि आज तक हम लोगों को सही से पता नहीं चला। कहा जाता है जो आपको
उत्तरी जो है उत्तरी भाग में बरमुंडा ट्रायंगल्स जो है वो अंतिम पृथ्वी का भाग है। यहाँ से पृथ्वी पार करना सबसे आसान है, लेकिन जो भी वहाँ आज तक गया है रिटर्न नहीं आया है। इस कारण से इस पर खोज कुछ साल पहले इंटरनेशनल जस्टिस ने इस पर रोक लगा दिया, ठीक है, क्योंकि बोला जाता है जो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा आपको बरमुंडा ट्रायंगल्स या डेविल्स ट्रायंगल किस स्थान पर स्थित है, तो उत्तरी अंटार्कटिका सागर पर स्थित है। हम लोग मैप के जरिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये हो गया आपको, देखिए ये हो गया आपको मैप, इसमें डेविल्स ट्रायंगल हो गया, डेविल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया बरमुंडा, ये हो गया फ्लोरिडा, ये हो गया फ्लोरिडा, पेट्रोडाइस। यहाँ से देख लीजिए, इस एंगल से आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इसको बरमुंडा ट्रायंगल्स कहा जाता है। ये ट्रायंगल्स के रूप में बना हुआ एक भाग है। ये जो आप जो देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं, ये जो भाग, यहीं पर कई रहस्य छुपा हुआ है, ना जाने कितने रहस्य छुपा हुआ है। ये जो फ्लोरिडा हो गया, ये जो भाग है आपको उत्तरी अमेरिका का भाग शायद लग रहा है, कंफर्म नहीं हूं लेकिन शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश जो था उनका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक जो है मुगल वंश का आपको बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था आपको तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हरित क्रांति की शुरुआत जो है आपको किस वर्ष की गई थी? तो 1966-67 में की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष से राष्ट्रीयकृत किया गया? जो इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स RBI वाज नेशनलाइजेशन, तो कब किया गया आपको? 1949 में किया गया। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, गुवाहाटी नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी नदी, गुवाहाटी जो है गुवाहाटी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्याज के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्याज का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? मसल पत्तियाँ, मसल पत्तियाँ है खाने योग्य भाग, मसल पत्तियाँ है, मसल पत्तियाँ है जो खाने योग्य भाग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लासी की लड़ाई 1857 में लॉर्ड क्लाइव ने किसे हराया था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें लॉर्ड क्लाइव ने किसे हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था। किसे हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था, सिराजुद्दौला को हराया था। और ये युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ये सिराजुद्दौला को हराने के बाद इसका लॉर्ड क्लाइव का मतलब अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण अधिकार हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर
चीफ जस्टिस, सॉरी, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया जी थे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हरिलाल जे कानिया जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। विश्व एड्स दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हमारा टारगेट रहेगा जो कहाँ से नंबर पूछा जाता है, एक एक नंबर को ज्वाइंट करके 10 बनाना है, 10 से 20 बनाना है, 20 से 30 बनाना है, और 30 से इतना आगे ले जाना है जिससे हमको सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक अलग से दिवस का क्लास भी लेके आऊँगा, जो अलग अलग दिवस पूछे जाते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट दिवस होगा मैं उसको अपने खजाना में लेके आऊँगा और दीपक सर जी के खजाना में उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कैसल शब्द किस खेल से संबंधित है? कैसल शब्द जो है आपको शतरंज से संबंधित है। शतरंज आप लोग खेले होंगे। अभी लॉकडाउन के टाइम में मैं अभी 3 ही गेम खेल रहा हूँ, 3-4 गेम वैसे है, लेकिन 3 गेम अधिकतर खेल रहा हूँ। चेस, कैरम और क्रिकेट ऐसा नहीं जो फील्ड में जाकर खेल रहा हूँ, एक अपने पास छोटा सा है ग्राउंड, चारों बगल से घिरा हुआ जगह है अपना, तो वहाँ पर 2-4 आदमी मिलके खेलता हूँ सोशल डिस्टेंस बना के। ठीक है, और कबड्डी भी कभी कभी खेल लेता हूँ 5-6 आदमी मिलके, अपने ही फैमिली से, अलग फैमिली नहीं। ठीक है, तो लॉकडाउन को भी आप लोग समझिए और स्टे होम रहिए, ज़्यादा घूमिए फिरिए नहीं, जितना हो सके अपने घर में रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी जो आपको, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। हेलसिंकी जो है आपको फिनलैंड की राजधानी है। मैंने पहले ही कहा है, जो आपको राज्य राजधानी भी, खासकर इंटरनेशनल राज्य राजधानी, जिसका नाम, जिस देश का नाम आप अधिकतर नहीं सुने होंगे, ये नहीं जो 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 मतलब हाइलाइटेड देश है उसका पूछेगा, जो हाइलाइटेड नहीं है उस देश का पूछता है। शायद ये होता है जो जिस देश में कुछ हाइलाइटेड काम हुआ हो तो उस देश के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है। सीमा, डूरंड रेखा पाकिस्तान और किसके बीच है? किस दो देशों के बीच डूरंड रेखा है? तो ये आपको हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये डूरंड रेखा खींचा गया है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप लाइन खींचा गया है। रेड क्लिप लाइन खींचा गया है। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन खींचा गया है। ठीक है, तो ये सब भी पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 50 क्वेश्चन है जो कि आपको दैनिक जीवन में और अपने एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक किसने लिखी है? सिटी ऑफ जॉय पुस्तक किसने लिखी है? सिटी ऑफ जॉय पुस्तक किसने लिखी है? तो सिटी ऑफ जॉय पुस्तक आपको डोमिनिकी लैपियर ने लिखी है। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक लैपियर ने लिखी है। लैपियर जी ने सिटी ऑफ जॉय पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग, सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के बारे में। फ्रेंच लेखक डोमिनिकी लेपियरे द्वारा कोलकाता को सही मायनों में सिटी ऑफ जॉय कहा। कोलकाता वासियों को पता है कि कैसे आनंद लेना है। यहाँ दुर्गा पूजा, क्रिसमस, नया साल का जश्न भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। उत्सर्जित जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर में जो उत्सर्जित जल जो होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है।
कौन करती है? पीयूष ग्रंथि, जो हमारे शरीर में उत्सर्जित जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। विलय के बाद दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की राजधानी क्या है? तो इसका राजधानी आपको सिलवासा हो जाएगा। विलय के बाद दादर और, मतलब विलय का मतलब क्या हो गया? जब दादर और नगर हवेली का जो मिलन हो गया तो दमन और दीव की राजधानी क्या हो गया? तो सिलवासा हो गया। क्या हो गया? सिलवासा हो गया। आगे बढ़ते हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता सेनानी को महामाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी को महामाना कहा जाता है। तो मदन मोहन मालवीय को महामाना कहा जाता है। तो किसे? मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है, आनंद मठ किस लेखक द्वारा लिखा गया था? आनंद मठ किस लेखक के द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आपको लिखा गया था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हम लोग 44 नंबर। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? क्या है? तो परम है। इस कंप्यूटर का नाम परम है। भारत का जो स्वदेशी कंप्यूटर है वो परम है। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर परम 8000 सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CADS द्वारा 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया था, जिसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह 1991 में CDS द्वारा स्वदेश में निर्मित किया गया था। CDS द्वारा निर्मित किया गया था और 1991 में ICAD मॉस्को में रूसी सहयोग से तहत स्थापित किया गया था परम को। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपको बताना है राजस्थान। राजस्थान जो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीति पार्टी की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीति पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने इनका स्थापना किया था। आगे बढ़ते हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किस वास्तुकार ने किया था? चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किस वास्तुकार ने किया था? तो आपको ले कॉर्बूसिए ने किया था। कॉर्बूसिएर ने किया था। ले कॉर्बूसिएर ने किया था। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत और पाकिस्तान का सीमांकन करने वाली सीमा रेखा का किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने पहले ही बता दिया, भारत और पाकिस्तान के जो सीमा की रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। 49 नंबर क्वेश्चन होगी आपको, किस मुगल सम्राट ने जमा मस्जिद बनाई? तो किस मुगल सम्राट ने जमा मस्जिद बनाई? शाहजहां ने जमा मस्जिद का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं और ये हमारे क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है। ठीक है, तो ये था 50 टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। बहुत ही टफ क्लास था। मैंने बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस को डिजाइन किया है और बहुत एनालिसिस करके। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हैं
तो सब्सक्राइब भी करें, जो कि आपको रेगुलर अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सकें और आपके स्टडी में हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।